Good morning, students. Today we are going to learn future continuous tense. आज हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फ्यूचर भविष्य में, कंटिन्यूस जारी, यानी ऐसा कार्य जो भविष्य में चालू रहने का, जारी रहने का हमें अनुमान हो, ऐसे वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में लिखे जाते हैं। ऐसे कार्य जो भविष्य में किसी समय चालू जारी रहने की संभावना हो, इस टेंस में लिखे जाते हैं। जैसे राजू कल 10 बजे बाजार जा रहा होगा। यहां हमारा अनुमान ही है कि राजू कल बाजार जा रहा होगा। ये कोई निश्चित नहीं है कि वो जा ही रहा होगा, केवल हम अनुमान कर रहे हैं। दूसरा वाक्य, सुषमा अगले सप्ताह कोटा जा रही होगी। ये भी हमारा अनुमान है। हम 10 दिन बाद पिकनिक पर जा रहे होंगे। तो इस तरह के अनुमान के कोई भी वाक्य जो भविष्य में हम किसी कार्य के जारी रहने की संभावना हमें लगे, कंटिन्यूटी होने की संभावना लगे, उन्हें हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आखिर क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान कैसे करें। तो जैसा कि इन तीनों वाक्यों को पढ़ने से आपको पता लग ही रहा है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, और जो इंग्लिश के सेंटेंस होंगे उनमें हमें कुछ की वर्ड्स मिलेंगे जिनको देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो ये इंग्लिश सेंटेंस के जो की वर्ड्स हैं, ये मैं आपके सामने भी प्रस्तुत कर रहा हूं। कीवर्ड्स: टुमारो एट 10 AM, कल 10 बजे। नेक्स्ट वीक एट 4 PM, अगले सप्ताह 4 बजे। एट 8 AM डे आफ्टर टुमारो, एक दिन बाद 8 बजे। एट द सेम टाइम नेक्स्ट ईयर, ठीक इसी समय अगले वर्ष। तो इस तरह के यदि वर्ड्स आपको किसी सेंटेंस में मिलते हैं, दिस मीन्स दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हर टेंस की अलग हेल्पिंग वर्ब है, उसी से उसकी पहचान होती है और उसी से एक पर्टिकुलर वाक्य उस टेंस में कन्वर्ट होता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं शैल बी और विल बी। शैल बी का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं, और विल बी का प्रयोग हम ही, सी, इट, दे, यू, नेम के साथ में करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहां गलती कर रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? आई और वी के साथ विल बी का प्रयोग कर रहे हैं। तो यदि आप आई और वी के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब आप एक उसमें स्पेशल कंपल्सन की स्थिति पैदा कर रहे हैं, कंपल्सरी बता रहे हैं। तो जब कोई चीज कंपल्सरी हो तो हम बिल्कुल आई और बी के साथ में विल भी लगाएंगे और से सभी के साथ शैल भी लगाएंगे। लेकिन नॉर्मल यदि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो हम आई और बी के साथ शैल बी का ही प्रयोग करते हैं और से सभी के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि कोई हमें हिंदी सेंटेंस दिया गया है और हमें कहा गया है कि इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम इन 4 स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करते हैं। पहली स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंस के लिए, दूसरी स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, तीसरी स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, और चौथी जो स्ट्रक्चर है वो WH वर्ड सहित इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए है। तो जब भी कोई सिंपल सेंटेंस होगा, हम सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल बी या शैल बी। विल बी बटे शैल बी का मतलब है विल बी लगाएंगे या हम शैल बी लगाएंगे। इसको बटे को आप ऑब्लिक समझें। उसके बाद आप लगाएंगे मैन वर्ब। मैन वर्ब में आप जोड़ेंगे ING, उसके बाद आप जोड़ेंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद रेस्ट, यानी जो चीजें बच गई उस सेंटेंस में उनको हम लास्ट में लिख देंगे। यदि वाक्य नेगेटिव है
तो आपको इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो नोट का प्रयोग है वो विल और शैल के बाद ही किया जाएगा, बी को हम बाद में लिखेंगे। तो अपनी सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट प्लस बी प्लस मैन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। रेस्ट का मतलब मैंने पहले भी आपको बता दिया है, जो भी वर्ड्स उस सेंटेंस में और बच गए हैं उन शेष सभी शब्दों के लिए मैंने आर का प्रयोग किया है। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो सब्जेक्ट से पहले हम विल या शैल को लिखेंगे, बाकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, दूसरा और तीसरा जो सेंटेंस है वो सेम है, केवल इसमें सब्जेक्ट को विल और शैल की जगह शिफ्ट किया गया है और विल और शैल को हमने सब्जेक्ट की जगह शिफ्ट किया है। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मैन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। यदि किसी हिंदी वाक्य में किसी WH वर्ड का प्रयोग किया गया है, जैसा कि आप WH वर्ड्स देख पा रहे हैं, वाई, व्हेन, वेयर, विच, हु, होम, हुज, हाउ, व्हाट। यदि ये WH वर्ड्स किसी वाक्य में दिए गए हैं तो हम इन WH वर्ड्स को हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको इन WH वर्ड्स के हिंदी मीनिंग अवश्य पता होंगे। यदि नहीं पता है तो मैं अभी आपको बता रहा हूं। यदि वाकई आपको नहीं पता है इन WH वर्ड्स के मीनिंगों का तो कृपया आप अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लीजिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन वर्ड्स के मीनिंग आपको आने बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये वर्ड्स आपको नहीं आते हैं आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि मुझे वाई लगाना है या वेन लगाना है या वेहर लगाना है, विच लगाना है। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में इनको नोट कीजिए ताकि भविष्य में कोई गलती ना हो। तो स्ट्रक्चर नंबर 4 के अनुसार हम इन WH वर्ड्स को विल या शैल से पहले अप्लाई करेंगे। अब मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं। उस एग्जाम्पल को सबसे पहले मैं सिंपल में लिखूंगा, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और फिर WH वर्ड सहित। यानी जैसी 4 स्ट्रक्चर्स मैंने दिखा रखी हैं उन चारों स्ट्रक्चर्स में मैं आपको वाक्य बना के दिखाऊंगा ताकि आप भी हिंदी से इंग्लिश में अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर सके। मैंने एक सेंटेंस लिया है, संजय कल 2 बजे टीवी देख रहा होगा। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 के अनुसार इसका ट्रांसलेशन होगा, संजय विल बी वॉचिंग टीवी एट 2 o'clock tomorrow। संजय विल बी वॉचिंग टीवी एट 2 o'clock tomorrow। यदि इसी वाक्य को हम नेगेटिव बनाएं, संजय कल 2 बजे टीवी नहीं देख रहा होगा, तो सिर्फ आपको नोट अप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं करना। विल के बाद आप नोट अप्लाई कर देंगे। संजय विल नॉट बी वॉचिंग टीवी एट 2 o'clock tomorrow। संजय विल नॉट बी वॉचिंग टीवी एट 2 o'clock tomorrow। यदि हम कहें, क्या संजय कल 2 बजे टीवी देख रहा होगा, तो हमें संजय से पहले विल को अप्लाई करना है। बाकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर नंबर 1 के अनुसार ही रहेगी। सबसे पहले हम लिखेंगे विल संजय बी वॉचिंग टीवी एट 2 o'clock tomorrow। विल संजय बी वॉचिंग टीवी एट 2 o'clock tomorrow। यदि हम इसमें WH वर्ड अप्लाई करें कि संजय कितने बजे टीवी देख रहा होगा, संजय कल कितने बजे टीवी देख रहा होगा। यानी हमें यह नहीं पता है कि वो 2 बजे देख रहा है, 3 बजे देख रहा है, 5 बजे देख रहा है। तो हमें क्या करना है
कितने बजे, यानी व्हेन, WH वर्ड अपना होगा व्हेन। तो हमें इस व्हेन को विल से पहले अप्लाई कर देंगे तो अपना सेंटेंस होगा व्हेन विल संजय बी वॉचिंग टीवी टुमारो। व्हेन विल संजय बी वॉचिंग टीवी टुमारो। तो कोई भी WH वर्ड क्यों ना हो, उसको हम इस व्हेन की जगह अप्लाई कर देंगे, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखें, जैसे क्वेश्चन नंबर, ये जो सेंटेंस नंबर 4 है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें 2 बजे शब्द गायब है, क्योंकि हमने पूछा है कब टीवी देख रहा होगा, तो यानी 2 o'clock इसमें गायब हो गया। तो जिस चीज के लिए प्रश्न पूछा जाता है हम उस वर्ड को नहीं लिखते, क्योंकि फिर अटपटा सा हो जाएगा। हम किसी से प्रश्न पूछे संजय कल 2 बजे टीवी कब देख रहा होगा, तो हम ये भी पूछ रहे हैं कब देख रहा होगा, साथ ही हम 2 बजे भी बता रहे हैं, तो यानी अटपटा हो गया। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे इस वाक्य को मैं कहूं संजय कल 2 बजे कहां जा रहा होगा, ये तो ठीक है, लेकिन मैं कहूं संजय कल 2 बजे कहां जा रहा होगा, जयपुर, तो ये तो गलत हो गया ना। तो जिस चीज के लिए प्रश्न पूछा जाता है हम उसको क्वेश्चन बनाते समय नहीं लिखते। जैसे एक सिंपल सी बात है, मैं कहूं कि तुम्हारा क्या नाम है, इसी वाक्य को मैं कहूं महेश तुम्हारा क्या नाम है, तो ये कोई बात थोड़ी हुई। जब हमें पहले से पता है कि आप उसका नाम महेश है, तो फिर उसको हम पूछेंगे ही क्यों। हम कहें कि इस गांव का नाम क्या है, इस्लामपुर, तो जब हमें पता ही है इस गांव का नाम इस्लामपुर है, तो फिर हम इसको ऐसे कैसे कह सकते हैं। हम ये कहेंगे इस गांव का क्या नाम है, हम ये नहीं कह सकते इस गांव का क्या नाम है इस्लामपुर। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। मैंने आप लोगों के लिए एक सेंटेंस और लिया है, पंकज कल 9 बजे क्रिकेट खेल रहा होगा। पंकज विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट 9 o'clock टुमारो। पंकज कल 9 बजे क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। पंकज विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट एट 9 o'clock टुमारो। पंकज कल 9 बजे क्रिकेट खेल रहा होगा। विल पंकज बी प्लेइंग क्रिकेट एट 9 o'clock टुमारो। पंकज कल क्रिकेट कितने बजे खेल रहा होगा। When will Pankaj be playing cricket tomorrow? When will Pankaj be playing cricket tomorrow? मेरे से भूलवश इसमें टुमारो छूट गया था, तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। When will Pankaj be playing cricket tomorrow? अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, fill in the blanks with the correct form of verb given in the bracket। तो मैंने ये 4 एग्जाम्पल्स आपके लिए लिए हैं। तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, राकेश राइट ए पोम एट 7 AM टुमारो। तो यहां आपने देखा कि इसमें कीवर्ड्स दे रखा है एट 7 AM टुमारो, ये अपना है कीवर्ड। तो इससे हम समझ लेंगे कि दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल अप्लाई विल बी और शैल बी in the sentence. So the correct form will be writing. Rakesh will be writing a poem at 7 AM tomorrow. बाकी के 3 जो करेक्ट फॉर्म के एग्जाम्पल्स हैं ये आपको खुद को करने हैं और मुझे भेजने हैं। दूसरा जो सेंटेंस है इसमें भी कीवर्ड दे रखा है नेक्स्ट वीक एट 5 PM। तीसरे में भी दे रखा है एट 9 AM नेक्स्ट डे। चौथे में भी दे रखा है एट 3 PM डे आफ्टर टुमारो। तो इन की वर्ड्स को देखते ही हमें पता लग जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, उसी के अकॉर्डिंग हम करेक्ट फॉर्म भरेंगे। तो मेरा विश्वास है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, ये जो 3 वाक्य मैंने आपको शुरुआत में दिए थे, राजू कल 10 बजे बाजार जा रहा होगा, सुषमा अगले सप्ताह कोटा जा रही होगी, हम 10 दिन बाद पिकनिक पर जा रहे होंगे। आपको इन तीनों वाक्यों के 4-4 वाक्य बना के मुझे सेंड करने हैं।
ताकि मुझे भी विश्वास हो जाए कि आपको टेंस समझ में आ गया है। तो फटाफट इनको हल कीजिए और मुझे भेजिए। थैंक यू वेरी मच। कल हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब तो केवल 2 ही टेंस बचे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन दोनों टेंस के बाद में हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच।